नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज चर्चा करेंगे इंडिया अलायंस में पड़ती दरार की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया है कि मैं अकेले बंगाल में चुनाव लड़ूंगी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कह दिया है कि 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस पहले से ही कमजोर हालत में हो चुका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट और जो एनसीपी है वो भी टूट चुकी है। अजित पवार और शरद पवार भी, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में टूट चुकी है शिवसेना। बिहार में एक नया दांव चल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव आते आते, जिसके गिनती के दिन बचे हैं, इंडिया अलायंस अपनी मौजूदा सूरत बरकरार रख पाएगा क्या, इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं चर्चा करने के लिए इस पर। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए डिस्कशन में। बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ एकदम क्लियर कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2 सीटें दे रही थी कांग्रेस को, कांग्रेस ने कहा नहीं, हमको कम से कम 10 सीटें चाहिए। यही स्थिति पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगता है सरकार उसकी है तो वो अपने हिसाब से तय करेगी, लेकिन लोकसभा के हिसाब से देखेंगे तो लोकसभा में कांग्रेस वहां मजबूत है पिछले चुनाव में। कैसे देख रहे हैं पहले तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि जहां पर उसकी अपनी बहुत ज़्यादा मौजूदगी नहीं है या मजबूती नहीं है, वहां पे उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। भाई, ममता बनर्जी से आप बंगाल में किस बात के लिए आप निगोशिएट कर रहे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा। 1972 में आखिरी बार अपने दम पे आप स्टेट में सरकार में थे, उसके बाद से वाम दलों की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, कांग्रेस लगातार वोट शेयर गिर रहा है। बीजेपी, जो कि वहां पे अस्तित्व तो नहीं था, बीजेपी वहां पर 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीत के बैठी हुई है। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस को समझना होगा कि हमको किससे कैसे बात करनी है। ममता बनर्जी का जो टेम्परामेंट है उसको हैंडल करना आसान नहीं है और उनको हैंडल कर भी नहीं पाई कांग्रेस। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ है कांग्रेस के विरोध में। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी क्यों चाहेगी कि हम दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, जो छोटे स्टेट्स है, वहां पे हम जब स्टेट इलेक्शन हो तो कांग्रेस के सामने हम क्यों झुकें? भाई, उसको तो कांग्रेस विरोध करके ही तो दिल्ली में सरकार मिली, पंजाब में सरकार मिली, गुजरात में वो चुनाव लड़े, 6% वोट शेयर उनका रहा। तो भाई, उनको भी इस चीज समझ में आ गई है कि ये ठीक है, हम केवल बीजेपी को हराने के लिए हम लोकसभा में तो हाथ मिला लेंगे, लेकिन बाद में हम जनता को क्या जवाब देंगे? हम जब वोट मांगने जाएंगे पंजाब के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, किसी और राज्य के, तो हम यही कहेंगे कि ये कांग्रेस वहां आपके मेन अपोनेंट वही है। तो मुझे लगता है कि, और उनको ये पता है कि अगर हम कांग्रेस के सामने हाथ मिलाए या झुके या उनके साथ चले तो हमारे लोग ही उधर शिफ्ट होंगे। भाई, कांग्रेसी ही तो इधर आए हैं। तो आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी ने भी दूर की सोची है कि दूरी बना के रखो, चुनाव बाद क्या होगा वो हम तय कर लेंगे। अभी हम क्या है कि अपने कैडर को, वोटर्स को, जनता को कंफ्यूज मत करो। कंफ्यूज, भाई, अगर चुनाव बाद नतीजे कुछ आए तो हम लोगों ने भाई चलो हाथ मिला लिया, पोस्ट पोल अलायंस कर लिया, तो जनता को अगली बार समझाने के लिए साल, 2 साल, 4-6 महीना रहेगा। अभी हम जनता को कैसे समझा पाएंगे? वक्त की कमी है। अगर हम अभी हाथ मिलाए, और पंजाब में भी निकाय चुनाव है, तुरंत पंचायत चुनाव है, बहुत सारी दिक्कतें हैं और कांग्रेस को मुझे लगता है ये समझना होगा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं पे भी मैं सोचता हूं कि उनको ऐसी करने की जरूरत ही नहीं थी। भाई, आज के समय में इस देश का युवा, मतदाता, बुजुर्ग, हर कोई इतना सक्षम और इतना समृद्ध और इतना समझदार हो चुका है कि वो ये समझता है कि हमको किसको चुनना है और क्यों चुनना है। तो कांग्रेस को ये बताना होगा कि उनके अंदर क्या खूबी है, क्या काबिलियत है। ये सबको पता है, हर कोई ये कह रहा है गली गली में कि ये जो 28 दलों का गठबंधन है, ये अगर बन भी गया, सरकार भी बन गई, तो चलेगा नहीं। तो कोई नहीं चाहता देश में अस्थिर सरकार। तो ये भरोसा जीतने वाली बात है। भरोसा आप जीतिए, सरकार बनाइए। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है और शुरुआत भी इंडिया अलायंस की वहीं से हुई। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए पिछले साल अप्रैल मई से उन्होंने इसकी कवायद शुरू की
और हर किसी से जाना मिलना, अपने खर्चे पर सब कुछ, जगह जगह सबको एक मंच पर लाना। और फिर वो जून में जो पटना में बैठक हुई 22 जून को शायद, जी। उसके बाद से वो पिक्चर से आउट हो गए। अब उनका स्टैंड समझ में नहीं आ रहा वो हैं किधर, और अचानक से अभी भारत रत्न का ऐलान कर दिया। 8 महीने में इंडिया अलायंस बिल्कुल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक अंतिम तारीख तय की गई थी कि भाई शीट शेयरिंग कर लीजिए, समय नहीं बचा है। वो समय भी निकल गया। ममता बनर्जी अलग हो गई, आम आदमी पार्टी अलग हो गई। नीतीश कुमार मुझे लगता है कि सही समय का इंतजार कर रहे थे कि भाई हम ही ने तो इस पौधे को पानी दिया है, अगर हम ही अपने हाथ से उखाड़ देंगे तो हर कोई मुझ पे सवाल उठाएगा। अब जब धीरे धीरे करके लोग अलग हो रहे हैं तो अब वो विक्टिमाइज नहीं होंगे, अब उन पे आरोप नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि उनको उनकी जो राजनीति की जो स्टाइल है, अब वो धीरे से, अगर इंडिया गठबंधन में कोई और बात नहीं बनी तो वो अपने आप को धीरे से अलग कर लेंगे। और यही भाई, आरजेडी तो पुराना कांग्रेस का साथी रहा है, लेकिन नीतीश कुमार एक समय एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये संभावना जताई जा रही है कि भाई खुलकर नहीं, पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन वो एनडीए के साथ आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हो सकते हैं। कुछ बड़े स्टेट हैं, हमने बंगाल की बात कर ली, हमने बिहार की बात कर ली, उत्तर प्रदेश में कमोबेश स्थिति वैसे भी डामाडोल है इंडिया अलायंस की। जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं और जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है राम मंदिर को लेकर के, या जो बीजेपी ने जो एक तरीके का चीजों को शुरुआत कर दी है। एक स्टेट और बहुत महत्वपूर्ण है जो भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस था पिछले साल तक, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, वहां भी चीजें अब थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए कंट्रोल में होती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तो उसने दोनों पार्टियों को, वहां के जो क्षेत्रीय बड़े दल थे उनको तोड़ दिया, तोड़ करके एक अपनी ताकत को बढ़ाने का काम किया। और अब उसने एक नया दांव चलना शुरू किया कि अब जो कांग्रेस के बड़े क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो लीडर्स हैं, उन इंडिविजुअल्स को तोड़ा जाए किसी तरीके से। हाल फिलहाल में मिलिंद देवड़ा ने पार्टी, महाराष्ट्र जो है दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, लोकसभा सीटों के 48 सीटें हैं वहां पे। और जो एनसीपी और शिवसेना, जो कि एनसीपी कांग्रेस के साथ और शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते रहे हैं वहां पे, तो वहां पर बाइपोलर नहीं रहा है, 3 पार्टियों में भी नहीं रहा, हमेशा 4 पार्टियां ही वहां पर, और चारों मजबूत हैं, इक्वली मजबूत हैं। लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है कि एनसीपी का एक धड़ा और शिवसेना का एक धड़ा जो टूट करके आ गया है भाजपा के खेमे में, वो मजबूती बीजेपी को एडिशनल स्ट्रेंथ मिलेगी उससे। और दूसरी बात जो आपने कहा, जैसे मिलिंद देवड़ा भी आ गए, कांग्रेस के और कई वरिष्ठ नेता थे जो पिछले कई दिनों पहले आ चुके हैं, ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं, कई लाइन में है, कहा जा रहा है। तो आप समझिए कि इससे बीजेपी को एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है वहां पे। भाई 48 सीटें हैं, आपको नंबर्स हासिल करने हैं, 272 तक पहुंचने के लिए आपको जो बड़े स्टेट्स हैं उन पर फोकस करना होगा। तो बीजेपी ने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां उसको डर था वहां वो अपने पॉइंट्स उसने पहले मजबूत करने शुरू कर दिए, और वो मजबूत लगभग कर भी लिया, ऐसा कहा जा रहा है। मैं थोड़ा सा साउथ पे आऊंगा, क्योंकि साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। वहां अभी राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा थी, उससे पहले पूरा साउथ घूमा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक जो नरेटिव बन रहा है वो ये बन रहा है कि राम आए तो नॉर्थ में है, लेकिन आए साउथ से हैं। जो मूर्ति आई, जो मूर्तिकार जिसने उस मूर्ति को का निर्माण किया, जिसने बनाया, अरुण योगीराज, वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि उस राम पथ को जोड़ा गया है कि भाई जो उत्तर भारत का दक्षिण भारत से मिलाप है वो भगवान राम की वजह से है, सेतु बनाया गया है, सेतु बनाया है। और ये भी सही है कि भाई दक्षिण भारत में भगवान राम के बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत मानने वाले हैं, वहां पे मंदिर मठ बहुत ज्यादा है वहां पे। बस ये है कि बीजेपी की जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है वहां पर फिट नहीं हो पा रही है, लैंग्वेज की वजह से नहीं हो पा रही है। उसमें कल्चर, मुझे लगता है कल्चर बैरियर नहीं है, लैंग्वेज वहां पर बैरियर है, और उसको जोड़ा जाता है उत्तर भारत से। और आप इस 15 दिनों में तकरीबन 10 मंदिरों में वहां पे गए, पीएम मैसेज दिया, जिस तरीके से सनातन का उन्होंने दिखाया उन्होंने कि भाई जिस तरीके जो पिक्चर, जो पोर्ट्रेट आई उनके सामने। प्लस दूसरा, कर्नाटक उनका एक होम स्टेट वहां पर बन गया था, भले हार गए लेकिन उनका कैडर है वहां पे।
तेलंगाना में बीजेपी को लगता है कि नंबर्स और अच्छे हो सकते हैं, राइज कर सकते हैं वहां पे। केरल में 13 में से 4 लोकसभा सीटों पर तो इस बार बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो पिछली बार कम अंतर से हार गई थी। तो बीजेपी केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, इन 3 स्टेट, दक्षिण भारत के 6 स्टेट्स में से 3 में से कोशिश है कि मैक्सिमम नंबर्स निकाले जाए। नंबर्स निकालिए जी। तो कुल मिलाकर के इंडिया अलायंस की सूरत जो है वो दिन पर दिन बदलती जा रही है, और आने वाले वक्त में जब गिनती के दिन चुनाव के बचे हैं, वोटर्स डे के जो मतगणना है या मतदान है, जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है, उसके बहुत कम दिन बचे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस अपने अपने रास्ते तय करता हुआ दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने चुनावी अभियान में है, और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम शेड्यूल हो चुका है लोकसभा इलेक्शन को लेकर के। ऐसे में ये देखना बड़ा अभी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो अभी नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर के बंगाल पहुंच रही है, फिर बिहार पहुंचेगी, और फिर धीरे धीरे वो उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश होकर उत्तर प्रदेश में आएगी, और फिर वो महाराष्ट्र तक पहुंचेगी। ये देखना होगा कि 24 से पहले राहुल गांधी क्या कोई ऐसा करिश्मा कर पाएंगे क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाते हैं क्या। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इंडिया अलायंस क्या एकजुट रह पाएगा क्या। लेकिन जैसा कि अभी हाल फिलहाल में दरकना शुरू हो गया है, पंजाब की बात हमने की, हमने बंगाल की बात की, और कमोबेश स्थिति वही उत्तर प्रदेश में भी है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।